अब हमारे पास अगला क्या है, मेथड्स टू डिजाइन अ सॉल्यूशन। वंस यू हैव अ कंप्लीटली अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, द नेक्स्ट स्टेज इज टू डिजाइन अ सॉल्यूशन। हमने पढ़ा था कि भाई सबसे पहली चीज क्या होती है किसी भी प्रॉब्लम की, कि हम उसको पढ़ें और उसको समझें। जब हम उसको समझ लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं, हम उसका सॉल्यूशन डिजाइन करते हैं। अब इन सॉल्यूशन डिजाइन यू डिफाइन हाउ अ सॉफ्टवेयर विल मीट रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉब्लम। अब हम सॉल्यूशन में करते क्या है, हम सॉल्यूशन में यही बताते हैं ना कि भाई हमारा जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग ही हम एक आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे भी वो यही बोल रहे हैं कि अब हम डिफाइन करेंगे कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो किस चीज के अकॉर्डिंग हो, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स की रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्टिव के मुताबिक हो। अब हमारे पास क्या होता है, दो मेथड अब बताने के लिए जिस यूज करते हैं हम डिजाइन अ सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन डिजाइन करने के लिए हम दो चीजें यूज कर सकते हैं, एक होता है हमारे पास फ्लो चार्ट और एक होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट मैप्स। हम दोनों को पढ़ेंगे आगे कि दोनों क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट होती है वो एक डायग्रामेटिक होता है, लाइक एक डायग्राम होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। हमने ऊपर पढ़ा था एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज अ बाय स्टेप सॉल्यूशन। ये जो पूरा है ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास पूरा एक सॉल्यूशन है, लेकिन ये क्या है, बाय स्टेप है। स्टेप 1, स्टेप 2, ये 2.1 हो गया। जरूरी नहीं है तुम इसको 2.1 लिखो, तुम इसको 3 भी लिख सकते हो, फिर तुम इसको 4 लिखोगे, whereas उन्होंने यहाँ पे 2.1 यूज किया। ये क्या है, ये एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। अब फ्लो चार्ट में क्या होता है, फ्लो चार्ट इज डायग्राम। ठीक है, फ्लो चार्ट में आप शेप्स यूज करते हो रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो ये उन्होंने शेप्स दिए हुए हैं कुछ जो रिप्रेजेंट करते हैं, हमें फ्लो चार्ट में बताते हैं कि भाई इस शेप में ये चीज हो रही है, और हर शेप एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज हुआ जाता है। मैं तुम लोग को, हाँ जैसे ये है, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक फ्लो चार्ट की पूरी डायग्राम है। ये क्या है, ये हम एल्गोरिथम के थ्रू ही हम बनाते हैं फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप ही होता है, फ्लो चार्ट भी स्टेप बाय स्टेप होता है, लेकिन एल्गोरिथम रिटन होता है, हम लिख रहे होते हैं इसमें। इसमें हम क्या, हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फ्लो चार्ट का मेन चीज ही यही है कि हम डायग्राम के थ्रू अपने एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर रहे होते और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हैं। इट डिस्क्राइब्स व्हाट ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। इसमें भी सेम चीज है भाई, इसमें भी हम यही बता रहे हैं कि हमारा सॉल्यूशन होगा कैसे, जो हमारा प्रॉब्लम है उसका हम हल कैसे निकालेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फ्लोचार्ट illustrates the sequence of operation to be performed to solve a problem in the form of diagram। ये क्या करता है, ये हमें सीक्वेंस देता है, मींस ये भी क्या है, यूनिक स्टेप स्टेप प्रोसीजर है, लेकिन इस फॉर्म में, फॉर्म ऑफ अ डायग्राम में। तो ये हमें डायग्राम फॉर्म में, या ये हमें एक फिगर्स हो गए या शेप्स, उसकी फॉर्म में हमें क्या देते हैं, हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ड्रॉ फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कुछ लोग, जैसे फॉर सपोज एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, उसने एल्गोरिथम बनाया, ठीक है। जरूर कभी कभार ये होता है कि भैया आप एल्गोरिथम बनाओ, आप फ्लो चार्ट बनाओ, फिर आप कोड लिखो। कभी कभार ये होता है कि किसी को एल्गोरिथम नहीं लिखना, उसको इतना समझ आ गया, लेकिन हाँ उसको इतनी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, तो वो क्या करेगा, वो फ्लो चार्ट बना। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई एल्गोरिथम आसान होता है तो मैं एल्गोरिथम बना लेता हूँ, कुछ को लगता है फ्लो चार्ट आसान होता है, वो फ्लो चार्ट बना। मगर कुछ जगह ये भी होता है कि भाई वो आपसे बोलें कि मुझे इसका एल्गोरिथम भी चाहिए, मुझे फ्लो चार्ट भी चाहिए, और फिर मुझे इसका कोड भी चाहिए। तो अगर उन्होंने आपसे तीनों चीजें पूछी हैं तो फिर आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाना आना ही चाहिए। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू एनालाइज एंड फाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इसकी है, ये हमें हेल्पफुल क्या होता है, एक इसमें चीजें एनालाइज करना, चीजें देखना, वो क्या होता है, ज्यादा आसान होता है। ठीक है,
और जितनी आसानी से हम चीज़ों को एनालाइज करेंगे उतनी जल्दी हमारे पास सोल्यूशन आएगा। Once a flowchart is drawn, it becomes very easy to write a program in any computer. इससे क्या होता है, हमारे पास अब जैसे मैंने फ्लो चार्ट बना लिया, अब मुझे समझ आ गया है कि भाई इस प्रॉब्लम में ये हो रहा है और इसका हल ऐसे निकलेगा। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आसानी से किसी और कंप्यूटर लैंग्वेज में अपना कोड लिख के जल्दी से सॉल्व कर लूं, बजाय ये कि भाई मैं किसी और, क्योंकि कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है, जो कंप्यूटर को समझ आती है, वो हमारी लैंग्वेजेस तो नहीं होती। तो जाहिर सी बात है उसको समझने में क्या होगा, उसको समझने में हमें टाइम लगेगा। होता क्या है, हम पहले फ्लो चार्ट के एल्गोरिथम में बनाते हैं और फिर उसी चीज को हम उसकी मदद से हम कोड लिखते हैं। और कोड किस लैंग्वेज में होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में। इट इज वेरी हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स टू अदर पीपल। सब फॉर सपोज एक बंदा है जिसको कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती या कंप्यूटर लैंग्वेजेस नहीं आती, तो अब अगर मैं उसको कोड प्रोवाइड कर दूंगी तो उसको समझ थोड़ी ना आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। वेयर अगर मैं उसको फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि वो तो ह्यूमन लैंग्वेज में है ना, तो वो क्या होगा, उसके लिए समझना आसान होगा। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अब कुछ स्टेप्स होते हैं फ्लो चार्ट बनाने के, और इन स्टेप्स को दिमाग में रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप फ्लो चार्ट बनाते हो। फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट, the flowchart developer must remind the following requirement for given problem or algorithm before drawing flowchart. नहीं, फ्लोचार्ट बनाने की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, और वो जो बंदा बना रहा है उसको ये सारी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए पहले बनाने से। सबसे पहले क्या होता है, कोई चीज आप शुरू कर रहे हो, आपको उसमें स्टार्ट मेंशन करना है। फ्लो चार्ट में आपको स्टार्ट और स्टॉप मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। उसका एक अलग शेप होता है, हर जैसे फॉर सपोज अगर स्टार्ट है, स्टॉप का एक शेप होता है, इनपुट का एक शेप होता है, प्रोसेसिंग का एक शेप होता है, डिजाइन डिसीजन का एक शेप होता है। तो इस तरीके से हर चीज का अपना एक स्पेसिफिक शेप होता है। तो जब वो आप शेप यूज करते हो तो सामने वाला या जो यूजर या जो भी बंदा पढ़ रहा है उसको क्या समझ आ जाता है कि भाई इस टास्क में प्रोसेस हो रहा है, इस टास्क में इनपुट हो रहा है। हमारे पास क्या, हमने स्टार्ट कर दिया, फिर हम इनपुट देंगे टू द फ्लो चार्ट, ठीक है। हमारी कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, उसका हम स्टार्ट किससे करते हैं, इनपुट से। फिर हमारे पास आ जाता है प्रोसेस। हमने पढ़ा था कि जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं जिसमें उसका हमारे पास सॉल्यूशन आता है। एक इनपुट होता है, एक प्रोसेस होता है और एक आउटपुट होता है। बीच में एक और स्टेप ये भी आ सकता होता है, डिसीजन। तो फॉर सपोज मुझे 2 चीजों के बीच में डिसीजन करना है तो हम वो भी फ्लो चार्ट के थ्रू बता सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या आता है, हमारा फाइनल रिजल्ट या आउटपुट। फिर जाके हम क्या करते हैं ना, स्टॉप करते हैं या एंड करते हैं फ्लो चार्ट। अब आगे उन्होंने हमें शेप्स बताए हुए कि कौन सा शेप क्या काम करता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्ट। स्टार्ट क्या करता है, एवरी फ्लो चार्ट स्टार्ट विद अ ट्रिगर। क्या होता है कि तुम कोई भी फ्लो चार्ट बना रहे हो, उसके अंदर कुछ भी हो, उसके अंदर स्टार्ट होना जरूरी है। स्टार्ट किससे बनता है, किस में बनता है, ओवल में बनता है, ठीक।
हमें ये बात याद रखना जरूरी है कि अगर मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ, मुझे उसको किससे शुरू करना है, एक ओवल जिसके अंदर क्या लिखा हुआ हो, जिसके अंदर लिखा हुआ हो स्टार्ट। जो भी काम हो रहा होता है ना वो इन शेप्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। मैंने अपना फ्लो चार्ट शुरू करा है, फ्लो चार्ट शुरू करने पे मैंने क्या करा है, मैंने अपना ओवल से शुरू करा है जिसमें क्या होगा, लिखा हुआ स्टार्ट, ठीक है। अगला मेरे पास है इनपुट। इनपुट में वो क्या, इनपुट में वो क्या बोल रहा है, इनपुट में तो बोल रहा है द फ्लो चार्ट डिजाइनर मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली द इनपुट टू द फ्लो चार्ट इज। भाई जो बंदा फ्लो चार्ट बना रहा है उसको ये बात पता होना जरूरी है कि उसको क्या इनपुट डालना है। जब तक उसको पता ही नहीं है वो बनाएगा कैसे। इसी तरीके से वही सेम बात, जब तक आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आए आप उसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो वही बात हो गई कि अगर आपको पता ही नहीं है कि इनपुट क्या देना है तो जब तक आप इनपुट दोगे कैसे, ठीक है। The input is determined from the problem statement। जो भी हमारा इनपुट होता है वो किससे पता चलता है, जो भी हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट या जो भी हमने प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया होता है ना उससे हमें पता चलता है कि भाई इनपुट क्या देना है। जैसे हमारे पास इधर इधर हमारे पास क्या था, हमें ढूंढना था फाइंड द लार्जेस्ट 3 अनइक्वल नंबर्स। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि एक तो पहली चीज, सबसे पहले मेरा इनपुट क्या होगा मुझे ये देखना होगा। मैंने सवाल समझ लिया, भाई मुझे लार्जेस्ट नंबर निकालना है 3 नंबर में से, ठीक है। अब मुझे समझ तो आ गया, अब मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास इनपुट आएगा। तो इनपुट में मुझे कहाँ से पता चलेगा कि क्या इनपुट डालना है, मुझे इसी सवाल से पता चलेगा। अब इस सवाल से कैसे पता चल रहा है, मुझे लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो मेरे पास नंबर भी तो होने चाहिए ना। इसी तरीके से अब हमारा इनपुट क्या होगा, वो 3 नंबर जिसमें से मैं क्या निकालूंगी, लार्जेस्ट। इसी तरीके से जो इनपुट होता है ना वो हमारे पास किससे निकलता है, हमारे पास निकलता है हमारी प्रॉब्लम से। अब उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, द गिवन प्रॉब्लम इज टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब उन्होंने हमें एक प्रॉब्लम दे दी है, भाई आपको हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब इसमें इनपुट क्या होगा, अब हम सवाल को देखेंगे। हमने सवाल को समझा कि भाई हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अब मेरे पास कोई नंबर होना चाहिए या कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको मैं कन्वर्ट करूं, और वो नंबर किस में होनी चाहिए, वो नंबर होना चाहिए फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में क्यों होना चाहिए, क्योंकि मुझे कन्वर्ट किस में से करना है, मुझे फ़ारेनहाइट सेल्सियस में जाना है। अगर मुझे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में जाना है तो ऑब्वियसली जो मेरा इनपुट होगा वो नंबर होगा किस टेम्परेचर में, फ़ारेनहाइट। आगे उन्होंने हमें क्या बताया हुआ, द इनपुट विल बी द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट इज पैरेललोग्राम। फ्लो चार्ट जब बनता है तो वो शेप से बनता है। मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि हर हर क्या कहेंगे, हर शेप एक अलग फंक्शन होता है। जैसे फॉर सपोज ओवल है, वो स्टार्ट के लिए यूज हो रहा है, तुम उसको इनपुट या प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से पैरेललोग्राम जो है वो इनपुट के लिए यूज हो रहा है। ये बात ध्यान में रखना कि जब फ्लो चार्ट बनता है तो जो शेप जिसके यूज होता है वो वही यूज करना, बिकॉज शेप डिटरमाइन करता है कि कौन सी चीज परफॉर्म हो रही है। जैसे फॉर सपोज पैरेललोग्राम है तो वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे इनपुट हो रहा है। अगर ओवल है तो वो हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे स्टार्ट है। मूविंग ऑनवर्ड्स, अब हमारे पास अगला क्या आता है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या बोल रहा है, द फ्लो चार्ट डिजाइनर मस्ट डिजाइन व्हाट type of calculation to be performed or what formula is applied to obtain the required result। प्रोसेसिंग में क्या होता है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कोई कैलकुलेशन होती है जिसके बिहाफ पे हमें क्या मिलता है, रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बोला है कि अब वो देखेगा कि भाई कौन सी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है या कौन सा ऐसा फॉर्मूला हम लगाएं कि हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाए। अब उन्होंने हमें यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फॉलोइंग फॉर्मूला इज टू बी यूज्ड। अब मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला ये होता है, तो ये किस में आएगा, ये प्रोसेसिंग बॉक्स में आएगा। अगर फॉर सपोज मेरे पास जो अभी एग्जाम्पल प्रोसेसिंग में है वही एग्जाम्पल इनपुट में भी हो कि भाई मुझे ये बताओ, मुझे एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बताओ। अब मुझे एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, मैं ये सोचूंगी कि भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए मुझे चीजें क्या क्या चाहिए होती है, और मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होती है, मुझे एक बेस चाहिए होती है और एक हाइट चाहिए होती है। इधर मैं क्या बताऊंगी, इधर इस इनपुट ब्लॉक में मैं ये बताऊंगी कि बेस की वैल्यू क्या है और हाइट की वैल्यू क्या है।
फिर जाके मैं किस पे जाऊंगी, प्रोसेसिंग ब्लॉक पे, और फिर मैं क्या करूंगी, मैं अपना फॉर्मूला अप्लाई करूँ। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेसिंग सिंबल इज रेक्टेंगल। अगर मुझे कोई भी प्रोसेसिंग चीज दिखानी है या शो करना है कि यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, तो मैं क्या यूज करती हूँ, मैं यूज करती हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, आगे मेरे पास है डिसीजन। अगर मुझे दो चीजों के बीच में डिसीजन लेना है तो मैं क्या यूज करूंगी, the flowchart designer must decide which control structure, sequence, repetition, selection are to be applied for the solution of problem. कुछ प्रॉब्लम होता है जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होता, आपको उसमें डिसाइड करना पड़ता है, सीक्वेंस के थ्रू, रेपिटेशन के थ्रू, सिलेक्शन के थ्रू। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं, और इनको अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास वही सेम हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। For example, selection structure must be applied to print letter grade of a student based on the marks obtained. अभी हमारे पास सिलेक्शन कैसे यूज हो सकता है, अगर मैं सिलेक्ट फॉर सपोज मेरे पास उन्होंने दिए हुए हैं ग्रेड्स, ठीक है, और अब वो मुझे बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे उनको ग्रेड देना है। ठीक है, तो अब उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, सिलेक्शन यूज करूंगी। सिलेक्शन कैसे यूज करूंगी कि भाई फॉर सपोज अगर स्टूडेंट ए के मार्क्स 80 या 85 के बीच में है तो उसको ए दे दो, या उस और एल्स उसको बी दे दो। जैसे जैसे अब ये कंडीशन हो गई कि भाई अगर उसके 80 से 85 है तो उसको ए मिलेगा, वरना उसको बी मिल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है उसको बी मिले, वो दोबारा चेक करेगा। वो दोबारा क्या चेक करेगा कि भाई अब नई रेंज कि फॉर सपोज उसके नंबर 70 टू 75 के बीच में है तो फिर ही उसको बी देना, वरना वो दोबारा चेक करे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो मेरा जो ग्रेड क्राइटेरिया है उसमें फॉल हो रहा है। अगर हो रहा है तो उस बच्चे को वो ग्रेड दे दो, वरना किसी और ग्रेड के लिए उसको चेक करो। तो यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम सिलेक्शन यूज करें। Selection structure will check in which range the marks fall and according print the grade। वही बात कि भाई वो चेक करेगा कि बच्चे की ग्रेड उस बच्चे का जो मार्क्स है वो ग्रेड की रेंज में फॉल कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो उस ग्रेड को प्रिंट करा देगा, वरना वो बाकी ग्रेड्स के लिए चेक करेगा। और ग्राफिकली द डिसीजन रिप्रेजेंटेड विद द डायमंड। जो डिसीजन होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला हमारे पास है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट क्या करता है, द फ्लोचार्ट मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट। भाई जो भी मेरा सॉल्यूशन मैं बना रही हूँ उसकी एक कंडीशन होती है कि भाई वो मुझे अपना आउटपुट प्रोवाइड करे। जाहिर सी बात है, मैं एक हल निकाल रही हूँ या एक मैं सॉल्यूशन निकाल रही हूँ तो मुझे उसका आउटपुट या रिजल्ट चाहिए ही होगा ना, जब भी मैं बना रही हूँ। तो जो भी फ्लोचार्ट होता है उसके पास वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक आउटपुट। और एक और चीज, जो आउटपुट होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, पैरेललोग्राम से। एक और चीज ये बात नोटिस करी होगी तुम लोगों ने कि इनपुट का भी पैरेललोग्राम होता है और आउटपुट का भी पैरेललोग्राम होता है। तो ये हमें पता चल, ये अब हमें क्या पता चल गया कि भाई इनपुट और आउटपुट के लिए हम दोनों के लिए क्या यूज करते हैं, हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं। अब हम ये डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि भाई हम अभी हम इनपुट के लिए यूज करें कि आउटपुट। जो उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी होगी ना उससे मुझे पता चलेगा कि भाई हाँ ये मेरा इनपुट के लिए, और अगर मेरी स्टेटमेंट मुझे एक आंसर प्रोवाइड करिए तो वो क्या है, वो एक मेरी आउटपुट स्टेटमेंट है। अब हमारे पास क्या आता है, एंड ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट शुड हैव अ डिफाइंड एंड एंड बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ मल्टीपल डिसीजन पॉइंट्स इट मे हैव मल्टीपल एंड्स। कुछ फ्लो चार्ट होता है जिसकी एक एंड होती है, लाइक फॉर सपोज एंड कैसे होती है, जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही एंड होता है ओवल में, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है, उसके अंदर आएगा स्टॉप लिखा हुआ होता है। हाँ, एंड लिखा हुआ होता है, स्टॉप लिखा होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बोला हुआ है कि एंड लिखा होता है। ओके, इससे क्या होगा, इससे मेरा फ्लो चार्ट एंड हो गया। कुछ जगह ऐसा होता है कि वहां पे मल्टीपल डिसीजन पॉइंट्स होते हैं या मल्टीपल क्या यूज हुए डायमंड्स, उसमें क्या होता है, उसमें मल्टीपल एंड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गई कि सारे फ्लो चार्ट्स में क्या क्या यूज होता है। ठीक है, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन, आउटपुट, एंड ऑफ फ्लो चार्ट और उनके शेप। ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड्स, वो हमें क्या बोल रहे हैं, अब वो हमसे बनवाने फ्लो चार्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, एक फ्लो चार्ट हमें बनाने के लिए दिया हुआ है, और उसका सवाल क्या है,
फ्लो चार्ट टू फाइंड सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। अब हमें सवाल सबसे पहले क्या हमने पढ़ लिया, अब हम सवाल को समझेंगे। सवाल को समझेंगे क्या मतलब कि हम देखेंगे हमें करना क्या है। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज हमें सम ढूंढना है, ठीक है, हमें प्रोडक्ट ढूंढना है और हमें एवरेज ढूंढना है, इनका 5 नंबर्स का। तो ये बात हमें समझ आ गई कि हमें यहाँ पे 3 काम करना है, सबसे पहले सम, फिर प्रोडक्ट और फिर एवरेज निकालना है उन 5 नंबर का। From the statement of the flow chart, it is clear that a sum, product and average are to be calculated and given are 5 numbers. ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें लाइन वाइज चलना होगा। लाइन वाइज क्या, हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट। हमने यहाँ पे स्टार्ट एक ओवल के साथ जिसके अंदर हमने स्टार्ट लिख दिया, ठीक है। अगला हमारे स्टेप था, अगला हमारे पास था इनपुट। और हमने ये बात पढ़ी थी कि इनपुट कहाँ से आता है, इनपुट हमारे पास आता है हमारे प्रॉब्लम में से। हमारे प्रॉब्लम में उन्होंने बोला वह है कि हमें क्या करना है, हमें सम ढूंढना है, हमें प्रोडक्ट ढूंढना है और एवरेज ढूंढना है किस चीज का, 5 नंबर्स का। मेरे पास 5 नंबर होंगे जब भी तो मैं उनका सम प्रोडक्ट एवरेज निकालूंगी। तो मेरा इनपुट यहाँ पे क्या होगा, मेरा इनपुट होगा 5 नंबर्स, ठीक है। अब इन्होंने, पर हमें ये बात याद है इनपुट कैसे आता है, किस ब्लॉक में आता है, पैरेललोग्राम में। तो उन्होंने क्या लिखा है, पैरेललोग्राम के अंदर उन्होंने इनपुट लिया है ABCDE, क्योंकि हमारे पास 5 नंबर है तो उन्होंने 5 अल्फाबेट, तुम नंबर जो दिल जाए ले सकते हो। अगला हमारे पास क्या था, अगला हमारे पास था प्रोसेसिंग ब्लॉक। प्रोसेसिंग ब्लॉक में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग ब्लॉक में अब हम क्या करते हैं, हमें कोई ऑपरेशन करना होता है या कोई फॉर्मूला लगाना होता है। सबसे पहले हम सबसे पहली चीज वो क्या थी, सम। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम कोई ऑपरेशन या फॉर्मूला लगाएंगे जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम सम निकाल सकते हैं। और हमें ये बात याद थी कि प्रोसेसिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे उन्होंने रेक्टेंगल में क्या लिखा है, सबसे पहले सम, और सम में उन्होंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करी है, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्या आता है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट में हम कौन सा फॉर्मूला यूज, कौन सी ऑपरेशन अप्लाई करें, मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे उन्होंने 5 नंबर को मल्टीप्लाई कर। आखिरी चीज है हमारे पास एवरेज। एवरेज हमारे पास कैसे निकलती है, अगर फॉर सपोज मेरे पास 5 नंबर्स हैं या मेरे पास 6 नंबर हैं, जो भी नंबर है मेरे पास उनका टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स वी हैव। फॉर सपोज मेरे पास 6 नंबर्स थे, तो मेरे पास मैंने 6 नंबर्स का जब मैंने सम करा और उनको डिवाइडेड बाय 6 किया तो मेरे पास क्या आता है, एवरेज। इधर ही सेम, इधर हमारे पास एवरेज निकालना है लेकिन कितने नंबर का, 5। एवरेज कैसे निकलेगा, सम डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला। और ये सब में आएगा एक प्रोसेस ब्लॉक में, क्योंकि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम में अब वो हमें क्या बता रहे हैं, हमने इनपुट ले लिया, हमने प्रोसेस कर दिया, अब अगला स्टेप मेरे पास क्या होगा, आउटपुट। अब वो मुझे आउट क्या बोल रहा है, मुझे आउटपुट दो, सम, प्रोडक्ट और एवरेज, जो भी हमने प्रोसेसिंग में डाला था या जो भी मेरे क्वेश्चन में था। मेरे पास क्या होगा, आउटपुट, सम, प्रोडक्ट और एवरेज। और इन दी एंड उसके बाद अब मेरा ये पूरा बन गया, ठीक है, मैंने बना लिया पूरा। उसके बाद अब मुझे खत्म करना है, मुझे खत्म करना लाजमी है। इसमें क्या यूज होगा, इसमें भी ओवल यूज होगा विद एंड। एक और चीज हमने ये बात नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो फ्लो चार्ट होता है ना उसमें ये एरोज यूज होते हैं। एरोज क्यों यूज होते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, कि ये एक पूरा एक फ्लो चार्ट, ठीक है। एरो इज काइंड ऑफ अ कनेक्शन पूरे फ्लो चार्ट के बीच में। मूविंग ऑनवर्ड्स, अगला हमारे पास है फ्लो चार्ट ट्यूब, ठीक है। सबको सवाल याद होगा, हमने एल्गोरिथम बनाया था किस चीज का, उसका क्या कहते हैं, लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स वाला। तो यहाँ पे वो हमें क्या बोल रहा है कि हमें फ्लो चार्ट बनाना है किसका, टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द 3 अनइक्वल नंबर। ये हो सकता है ये चीज, मैं एल्गोरिथम ना बनाओ और डायरेक्टली फ्लो चार्ट बनाना शुरू करो। एक और चीज ये भी हो सकती है कि मैं उसी एल्गोरिथम को देखते हुए क्या करूं, फ्लो चार्ट बनाऊं। तो वो मर्जी है कि पहले एल्गोरिथम बनाओ फ्लो चार्ट बनाओ, जिसको जो ज्यादा आसानी लगता है वो करता है। लेकिन अगर उन्होंने फिक्स रिक्वायरमेंट दी हुई है कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों बनाने, फिर तो कंपलसरी है। अब हम करेंगे क्या, स्टार्ट। सबसे पहले हमने ओवल बनाया और फिर हमने क्या किया, हमने स्टार्ट करा। स्टार्ट के बाद क्या आता है, इनपुट। और इनपुट हमारे पास अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर्स। तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या लिया है, इनपुट ABC। तो हमने पैरेललोग्राम में इनपुट करी है 3 नंबर।
उसके बाद ताकि तुम लोग को ज्यादा आसानी से समझ आ जाए, मैं तुम लोग को एल्गोरिथम दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने नंबर ले लिए, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि भाई ए लार्जेस्ट है या नहीं। ए लार्जेस्ट है या नहीं, यहाँ पे हमने क्या लगाएंगे, कंडीशंस। और याद है फ्लो चार्ट में अगर हमें कंडीशन लगानी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, डायमंड शेप। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे डायमंड शेप, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे डायमंड शेप लिखा। जब हम डायमंड शेप यूज करते हैं ना, तो उसके ना, मेरा वो डायमंड थोड़ा बहुत वियर्ड सा है, मगर उसमें एक एरो होता है जो यस बता रहा होता है, और एक एरो होता है जो नो बता रहा होता है, ठीक है। यस का क्या मतलब है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है ये कर दो। नो क्या बता रहा होता है, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये कर दो। तो क्या कर रहे होते हैं, दोनों अपने अपने काम कर। तो सबसे पहले डिसीजन ब्लॉक में हमने क्या देखा कि भाई हमने ए की कंडीशन डाली कि अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड ए इज ग्रेटर देन सी, क्या करो, ठीक है। ये मैंने कंडीशन लिख दी कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। मेरे पास दो हैं एरोज, एक नो का है और एक यस का। अगर यस होता है कि ए ग्रेटर देन बी भी है और ए ग्रेटर देन सी भी है, तो वो किस पे जाएगा, वो इस यस पे जाएगा। और यस पे जाके वो क्या करेगा, वो आउटपुट ले आएगा ए को, ठीक है। उसने आउटपुट ले आया ए को, और उसके बाद आगे एरो जाके किससे कनेक्ट हो रहा है, एंड से। इसका क्या मतलब है, अगर मेरा ए ग्रेटेस्ट है तो मेरा क्या, मेरा रुक जाएगा, मींस मेरा फ्लो चार्ट खत्म हो, क्योंकि मुझे मेरा क्या मिल गया, सॉल्यूशन या मेरा आंसर मिल गया कि ए सबसे बड़ा है। लेकिन अगर ये सबसे बड़ा नहीं है और वो नो की तरफ जा रहा है, तो नो की तरफ जाने के बाद अब वो क्या देख रहा है, एक और डायमंड शेप, मीन्स क्या, एक और कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में हम लगा रहे हैं की कंडीशन। बी की कंडीशन क्या है कि बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी। इसमें भी दो एरोज हैं, एक नो की तरफ है और एक यस की तरफ। सबसे पहले हम यस देखते हैं। अगर बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, और अगर वो यस होता है, मीन्स बी दोनों से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट बी हो जाएगा। मीन्स हमारा आंसर बी है, और वो क्या कर देगा, फिर वो फ्लो चार्ट को एंड कर देगा। ये हमारे हमने कनेक्ट किए हुए हैं सबको एंड से, ठीक है। अगर फॉर सपोज बी इज नॉट ग्रेटर देन ए एंड बी इज नॉट ग्रेटर देन सी, वो नो की तरफ चला जाएगा, ठीक है। वो नो की तरफ जाएगा तो वो क्या बताएगा, वो डायरेक्ट हमारे पास ये दे देगा कि आउटपुट इज सी। अब ये कैसे हुआ, याद है जब हम एल्गोरिथम बना रहे थे तो भी हमने सेम चीज करी थी। हमने कंडीशन चेक करी थी, अगर बी लार्जेस्ट होता तो हमने क्या कर दिया था, स्टॉप द प्रोसेस, वरना प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। और हमने क्या कर दिया था, हमने डिक्लेयर कर दिया था कि सी इज द लार्जेस्ट। क्योंकि भाई देखो टोटल 3 नंबर है, 2 को हमने टेस्ट कर लिया कि ए भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है, तो आखिरी वाला ही बड़ा होगा ना। इसी तरीके से उन्होंने यहाँ भी सेम चीज करी। भाई उन्होंने टेस्ट किया कि भाई बी ए से बड़ा है या बी सी से बड़ा है, अगर वो है तो हमारा आउटपुट बी होगा और हमारा फ्लो चार्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर हमारा आउटपुट क्या होगा, सी होगा। और यहाँ पे हमें कोई कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्या पता चल गया, मुझे पता है कि ए भी बड़ा नहीं है बी भी बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली सी तो उनसे बड़ा होगा ही ना। तो फिर उससे क्या होगा, फिर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा सी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें हमारे पास मल्टीपल डिसीजन। अगला जो हमारा फ्लो चार्ट है वो क्या है, फ्लो चार्ट फाइंड द एरिया of a triangle when the lengths of height and base are given। अब वो क्या बोल रहे हैं, हमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ओवल के अंदर हमने स्टार्ट कर, अब हम देखेंगे हमारा प्रॉब्लम क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अब हमें हमारा प्रॉब्लम क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या यूज होता है, बेस और हाइट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है सवाल में वो तुम्हें लिख के दें कि भाई बेस और हाइट चाहिए होगी इसके लिए। हो सकता है वो ये अज्यूम करें कि भाई तुम्हें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है, तो तुम्हें पता होगा तुम्हें क्या इनपुट लेना है, तो वो तुम्हें नहीं बताएंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल या एरिया ऑफ किसी भी चीज का, या फॉर सपोज जो जनरल शेप्स हैं वो अगर उनके फॉर्मूला याद हो तो बेहतर। क्यों, क्योंकि अगर फॉर सपोज उन्होंने यहाँ लिख के नहीं दिया होता कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में क्या यूज होता है, हाइट एंड बेस, ठीक।
तो अब वो जो भी बंदा है वो ये अज्यूम कर रहा होगा कि भाई तुम्हें फॉर्मूला आता है तो तुम अप्लाई कर सकती हो। तो अकॉर्डिंग जब तक तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि इसमें बेस और हाइट यूज हो। तो थोड़े बहुत जनरल शेप्स के एरिया पैरामीटर के फॉर्मूलाज याद रखना जरूरी होते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम इन सब में ये यूज होते हैं। ठीक है, अब हमने इनपुट में क्या लिया, इनपुट में हमने बनाया पैरेललोग्राम और हमने बोला इनपुट BNH जो हमें बेस और हाइट चाहिए। ठीक है, अब अगला क्या होता है इनपुट के बाद, अगला हमारे पास इनपुट के बाद होती है प्रोसेस। तो प्रोसेस में क्या यूज होता है, रेक्टेंगल। और हमने प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ऑपरेशन या फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगला मेरे पास क्या आ गया, अगला मेरे पास आउटपुट है। आउटपुट किस में आता है, पैरेललोग्राम में, जो कि क्या बोलता है कि भाई मुझे आउटपुट ए बता दो। और ए मेरा क्या था, ए मेरा एरिया। यहाँ पे मेरा रिजल्ट या आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ, क्योंकि हर फ्लो चार्ट स्टार्ट भी होता है। ठीक है, स्टार्ट के बगैर फ्लो चार्ट नहीं होता है और एंड के बगैर भी फ्लो चार्ट नहीं होता है। स्टार्ट एंड एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लो चार्ट। ये एक बेसिक सा फ्लो चार्ट है कि भाई उसने बेस और हाइट ली। ठीक है, फिर उसने फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और फिर उसने आउटपुट ले लिया एरिया को, और फिर उसने एंड कर दिया। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर फ्लो चार्ट डिजाइनिंग। For flowchart designing, different software tools are available to design the flowcharts. Some of the famous tools are Microsoft Visio and LRP software. ठीक है, LARP software। तो हमारे पास उन्होंने क्या दो सॉफ्टवेयर के बारे में बताया हुआ है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, हम डिजाइन कर सकते हैं फ्लोचार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विजियो। Microsoft Visio is a tool for drawing various type of diagrams such as flowcharts, buildings, plants, data flow diagrams, network diagrams, etc. तो ये वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो उसके लिए हम बुक्स से यूज होता है, वो वेरियस ड्राइंग के लिए यूज होता है, जिसमें से हमारे काम की सबसे चीज क्या है, वो है फ्लो चार्ट। यहाँ पे आप बिल्डिंग प्लान्स भी बनाते हो, आप डेटा फ्लो डायग्राम्स भी बनाते हो, हम नेटवर्क डायग्राम्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम बनती हैं। ठीक है, जिसमें जो या फिगर्स के थ्रू जो बनती है, जैसे हमारा जो फ्लो चार्ट है उसमें शेप्स यूज होते हैं। तो ये वाला सॉफ्टवेयर किस लिए यूज होता है, टू मेक डायग्राम्स। ठीक है, अब उन्होंने हमें एक तरीका बताया हुआ है हाउ टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट विजियो। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट विजियो, क्लिक ऑन द कैटेगरी ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट विजियो खोलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्लिक ऑन द कैटेगरी ऑफ फ्लो चार्ट, डबल क्लिक फ्लो बेसिक फ्लो चार्ट। ठीक, for each step to wish to design in the process, drag a relevant flowchart symbol and place it onto your drawing। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, बेसिक फ्लोचार्ट शेप्स करे हुए हैं। ठीक, उसमें मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास सारे बेसिक जो फ्लोचार्ट की शेप्स है वो आ जाएंगे। बेसिक आता है, बेसिक में क्या आता है, ओवल आ गया, पैरेललोग्राम आ गया, रेक्टेंगल आ गया, डायमंड आ गया, ये सब मेरे क्या है, ये सब मेरे बेसिक है। ठीक है, यहाँ पे अब जब मैंने ये मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। ठीक, अब जैसे फॉर सपोज उन्होंने स्टार्ट किया है, इससे पहले हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट शुरू करते हैं, और स्टार्ट का शेप क्या होता है, स्टार्ट का शेप होता है ओवल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ड्रैग को ले जाएंगे अपने पास, या जो भी मुझे, जैसे फॉर सपोज अब मुझे अगला क्या चाहिए होगा, अगला मुझे चाहिए होगा इनपुट के लिए। तो इनपुट के लिए मैं क्या यूज करूंगी, इनपुट के लिए मैं यूज करूंगी पैरेललोग्राम। अब मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ आएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, connect flowchart shapes by holding the mouse pointer over the first symbol and then releasing it on to the other symbol you wish to connect। अब आपको अगर कोई टेक्स्ट को प्लेस करना है टू द शेप, सेलेक्ट इट एंड देन टाइप। जैसे अब फॉर सपोज हमें तो ये बात पता है कि भाई हम ये क्यों बना रहे हैं, हम ये इससे बना रहे हैं क्योंकि हमें फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करना है। तो फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगी, मैं ये करूंगी कि भाई आप ये करो कि आप उस पर क्लिक करो और आपके पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टाइप करने। ठीक है, अगला मेरे पास क्या है, मेरे पास है लॉर्ड। ठीक है, ये भी किस लिए यूज होता है, ये भी यूज होता है फ्लो चार्ट के लिए। लॉजिक
Logics of algorithm and resolution of problem. LARP is a programming language for rapid development of prototype. ठीक, इधर क्या ये हमारे पास किसकी, यहाँ पे हमारे पास LARP की फुल फॉर्म दी हुई है, लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, अब ये क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप. ठीक है, however unlike C++, Java and other programming language, LARP uses semi natural syntax. ठीक, बाकी लैंग्वेजेस का जो सिंटेक्स होता है वो डिफरेंट होता है, और जो इस LARP का, क्योंकि ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका भी सिंटेक्स क्या होता है, डिफरेंट होता है. अब इसका वो डिफरेंट कैसे होता है, इसमें हमारे पास जो यूज करते हैं वो सेमी नेचुरल क्या होता है, सिंटेक्स होता है. ठीक है, उसके अलावा देयरफॉर इट इज वेरी इजी फॉर नॉन प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड. फॉर सपोज एक बंदा है जो प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड या जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, वो यूज कर रहा है इस को, तो उसके लिए क्या होगी, उसके लिए आसानी होगी. LARP ऑल्सो अलाउज एल्गोरिथम टू बी एक्सप्रेस्ड एज फ्लो चार्ट. इधर हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक और क्वालिटी ये है भाई, वो एल्गोरिथम्स को भी फ्लो चार्ट में बना सकती है. लाइक अगर फॉर सपोज मेरे पास एल्गोरिथम है तो वो उसको इन दी फॉर्म ऑफ सॉरी, मेरे पास अगर एल्गोरिथम है तो उसको इन दी फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट हमें एक्सप्रेस करके दे सकती है. ठीक है, अब सेमी नेचुरल सिंटेक्स का क्या मतलब होता है, मैं ये बात बताना भूल गई थी. सेमी नेचुरल सिंटेक्स वो होता है जिसमें आपके पास, जैसे जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें वो ऐसी होती है कि आपको वो अलग से सीखनी पड़ती है. लाइक इन सेंस वो इतनी क्या कहेंगे, नेचुरल लैंग्वेज से कनेक्टेड नहीं होती है, उसमें नेचुरल लैंग्वेज वाले एलिमेंट्स नहीं होते हैं. तो वेयर एज जो सेमी नेचुरल सिंटेक्स या सेमी नेचुरल लैंग्वेजेस जो होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स या एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं. इसी वजह से LARP ज़्यादा आसान होता है किसके लिए, नॉन प्रोग्रामर्स के लिए.